दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि पादपों में पोषण कैसे होता है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण, तो चलिए एक बार हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले आज के कंटेंट्स को देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है भोजन ग्रहण करने की विभिन्न विधियाँ, मानव में पाचन, मुख एवं मुख गुहिका, दांत, जीभ, भोजनली जिसे हम भोजन नलिका जिसे ग्रशिका कहते हैं, आमाशय पढ़ना है, स्टमक, छोटी आंत जिसको आपको बुक में आपको इसमें क्षुद्रांत भी लिखा रहेगा, तो कन्फ्यूज़न मत होइएगा। और उसमें अवशोषण कैसे होता है ये हमें पढ़ना है। बड़ी आंत पढ़ना है और जिसको बृहदांत भी लिखा होगा उसमें, तो आप उसको देख के कन्फ्यूज़ मत होइएगा। देन उसमें हमको पढ़ना है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है और अमीबा में पाचन। तो इन सब चीज़ों में हमें पढ़ना है कि आज बस मेनली देखना है कि पाचन कैसे होता है, क्योंकि दोस्तों जो भी हमें न्यूट्रिशन मिलता है, खाने से जो भी हमें पोषण मिलता है वो हमें डाइजेशन के कारण ही मिलता है। तो प्लांट्स में डाइजेशन कैसे था ये हमने देख लिया है किस टाइप से होता है, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। इस वजह से उसमें क्या होता है, डाइजेशन भी उसी से हो जाता है और फिर उसके बाद उसमें कार्बोहाइड्रेट के थ्रू उसमें भी एनर्जी मिलती है। तो हमने वहाँ प्लांट्स देखा था। देन हम यहाँ देखते हैं प्राणियों में पोषण। तो जैसे कि पादप अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, लेकिन जंतु ऐसा नहीं कर पाते हैं। और प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। और कुछ प्राणी क्या होते हैं कि पौधों से सीधे ही भोजन ले लेते हैं, जैसे कि जो पत्तियां खा लेते हैं उनको सीधे उनसे पोषण मिल गया। जबकि बहुत से ऐसे जंतु होते हैं जो अपना आहार जो है जो जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं, और जंतु जो है वो पौधों को खाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इंसान है, इंसान तो डायरेक्टली प्लांट्स भी खाते हैं, साथ में जो प्लांट्स को खाने वाले जीव हैं उनको भी खाते हैं। तो मनुष्य सभी श्रेणी में आ जाता है, सर्वाहारी में। तो और इसी तरफ से हमको यहाँ पे देखना है कि जो हमारे शरीर में वृद्धि करने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए हमें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है। और खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है कि प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और आहार के अंतर्ग्रहण यानी कि उसको भोजन को ग्रहण करने में क्या होता है, उसकी एक विधि होती है। और शरीर में इसके उपयोग की बहुत सारी विधि क्या होती है, सम्मिलित होती है। तो चैप्टर 6 में भी हमने, क्लास 6 में भी हमने देखा था कि हमारे भोजन में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको फिल करने के लिए दिया है तो आप भर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इसी टाइप से यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन मिनरल्स, ये सभी चीज़ें जो होती हैं हमारे भोजन में उपस्थित होती हैं, जो कि हमें ज़रूरत होती है इन सब की। तो इसमें क्या है, ये जो कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठित जटिल पदार्थ हैं, लेकिन जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं, अतः इन्हें क्या करना होता है, सरल पदार्थों में बदलना होता है। जैसे दोस्तों अपने प्लांट्स में देखा था, डायरेक्टली ग्लूकोज बनाते हैं ना, C6H12 और O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। इसका उपयोग वो सीधा कर लेते हैं अपना ऊर्जा प्राप्त करने में। लेकिन क्या होता है ना कि ये जो जंतु होते हैं या ह्यूमन बींग्स जो भी आप कह सकते हैं, ये लोग जो भी हम पदार्थ ग्रहण करते हैं उनको हम सीधा उसी फॉर्म में उसको नहीं हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट लिया है तो उसका हमें क्या करना है, उसको सरल रूप में उसे बदलना पड़ता है। बाकी विटामिन, फाइबर वगैरह जो होता है उसे हम जिस फॉर्म में लेते हैं अपनी बॉडी में उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, उसी फॉर्म में वो काम भी करता है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को क्या होता है, सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे ये जटिल पदार्थ है और ये सिंपली फूड में कन्वर्ट हो गया। तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना या विखंडन ही पाचन कहलाता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन की डेफिनेशन आपको पता चल गई कि सरल पदार्थों में बदलना, यानी जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना, या जो भी भोजन हमने ग्रहण किया उसको ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना ही क्या होता है, डाइजेशन कहलाता है।
और खाद्य अंतर्ग्रहण की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। जैसे खाने को खाने की भी बहुत विधि होती है। आपने मधुमक्खी को देखा होगा या हमिंग बर्ड को देखा होगा, ये क्या करते हैं, पौधों के रस को चूस लेते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा है कि वो माँ का दूध पीते हैं, लेकिन अजगर वगैरह को आपने देखा होगा, वो तो सीधा ही इंसान को पूरा निगल जाते हैं, समूचा ही निगल जाते हैं। और कुछ जलीय प्राणी होते हैं, वो अपने आसपास के पानी में तैरने वाले कणों को छानकर उनको खाते हैं। यानी कि खाने की बहुत अलग अलग विधियाँ होती हैं, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो आपको इस एक्टिविटी में दिखाया है कि आप उन जंतुओं का नाम लिखिए, वो कौन कौन से आहार लेते हैं और उनकी आहार की कौन सी विधि है। विधि का कहने का मतलब है कि वो भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ घोंघा, चींटी, चील और ये सभी चीज़ें जो इसमें दिया है ना, स्नेल वगैरह जो होते हैं, आंट हो गया और हमारे जितने भी मतलब जानवर हो गए, चिड़िया वगैरह हो गई, तो वो सब कैसे खाने को खाते हैं। जैसे कि वो काट कर या चबा कर, छील कर, या फिर सीधा ही निगल जाते हैं, या फिर उसको चूस करके कैसे लेते हैं, ये आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, स्टार फिश, स्टार की क्वालिटी होती है, क्या करता है ये ना, कि जो भी मतलब कि समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं जिनके ऊपर कवच होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, उसको क्या करते हैं, ये इसके स्टार फिश की बॉडी से क्या होता है, स्टमक बाहर निकल आता है। स्टमक बाहर निकल के आने के बाद उस वाले कवच, कैल्शियम कार्बोनेट के कवच वाले जंतुओं को क्या करता है, खा लेता है। फिर स्टमक वापस से इसके अंदर चला जाता है। इसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है, और ऐसे करते करते ये धीरे धीरे अपने खाने को पचा लेता है। और आप सोच रहे होंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट के कवच वाले जीव कौन से होंगे, तो जिसे हम घोंघा यानी कि स्नेल बोलते हैं। स्नेल्स वगैरह जो होती है, उसकी जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। दोस्तों यहाँ पर अब हमको सबसे पहले देखना है कि मानव में पाचन यानी कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। जैसे जनरली हम क्या करते हैं, हम अपने मुख में भोजन को ग्रहण करते हैं, लेते हैं और इसे पचाते हैं, फिर इसका उपयोग करते हैं। और आहार का जो भी बिना पचा हुआ भाग होता है, जो भी हम नहीं पचा पाते, उसे हम अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो भोजन क्या होता है, भोजन एक सतत नली से गुजरता है, यानी कि इसमें एक पाइप होती है, फूड पाइप, जैसे कि सबसे पहले माउथ में एंटर करता है, फिर माउथ से हो करके ये पूरा नीचे एनस तक जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखिए, ये फूड हमारा यहाँ माउथ से एंटर किया, देन यहाँ पर आया फूड पाइप में, फिर उसके माउथ से फूड पाइप में, फिर स्टमक में कुछ एंजाइम्स मिले, फिर गॉल ब्लैडर वगैरह उसकी हेल्प करती हैं, लीवर भी, यानी यकृत और पित्ताशय जिसे कि हम कहते हैं, और आमाशय यानी स्टमक में कुछ फूड रहता है जिसका डाइजेशन होता है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये सभी क्या है, ये पूरे एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, जिसे हम कहते हैं आहार नाल, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो ये पार्ट है, इसको कई भागों में बांटा है। जो मैंने आपको बताया वही लिखा है इसमें, मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, बृहदांत मीन्स बड़ी आंत, और मलाशय यानी कि रेक्टम, और एनस यानी कि मल द्वार। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है, और ये सभी मार्ग जो हैं कि मतलब पूछा गया क्या यह बहुत लंबा होता है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, आहार नाल, वो लगभग 33 फीट लंबा होता है। यानी कि इतने में इसको कह सकते हैं कि इतना मीटर, ये 10 से 12 मीटर का लंबा होता है। और ये सभी भाग मिलकर के एक पाचन नली बनाते हैं, जिसे हम आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और आमाशय क्या करता है, यहाँ पे स्टमक की जो आंतरिक भित्ति यानी कि भीतर की जो दीवार होती है, वो छोटी आंत, यहाँ पे क्षुद्रांत लिखा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने पहले ही बताया, इसे हम छोटी आंत बोल कर काम कर चलाएंगे अभी, ताकि आपको क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। और तथा आहार नाल से जितने भी संबंध विभिन्न ग्रंथियाँ होती, जैसे कि लाला ग्रंथि मतलब लार ग्रंथि, यकृत, आग्नेयाशय, पाचक रस स्रावित करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है, सभी डाइजेशन सब जगह डाइजेशन नहीं होता है, कुछ बॉडी पार्ट जो डाइजेशन में हेल्पफुल भी होते हैं। जैसे यहाँ पर जो डाइजेशन है वो स्टमक में होता है, छोटी आंत में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो लार ग्रंथि है और यकृत है यानी लीवर, और जो आग्नेयाशय यानी पैनक्रियाज है, ये क्या करते हैं, डाइजेशन नहीं करते, बट डाइजेशन के लिए हेल्पफुल एंजाइम्स को एक्सक्रीट करते हैं। डाइजेशन के लिए जितने भी आवश्यक एंजाइम होते हैं उसको उत्सर्जित करते हैं, बाहर निकालते हैं, ताकि डाइजेशन हो सके। और पाचक रस क्या करता है, जो भी डाइजेस्टिव एलिमेंट है वो पाचक रस, वो जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिल करके पाचन तंत्र का यहाँ पर निर्माण करती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं।
तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भोजन को हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है डाइजेशन। तो सबसे पहले माउथ में स्टार्ट होता है। माउथ में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फूड को इनटेक करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, अपने मुंह के अंदर लेते हैं। फिर उसके बाद माउथ में आप देखते हैं कि सबसे पहले हम अपने दांतों से खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, हम दांतों की सहायता से जो भोजन को चबाते हैं इसको यांत्रिक विधि द्वारा यानी मैकेनिकल मेथड होता है। यांत्रिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे फोर्स का काम हो रहा है, इसीलिए उसके दांतों से हम क्या करते हैं, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। और फिर प्रत्येक मसूड़ों के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं दांत कैसे धंसे रहते हैं। तो आपको यहाँ पर एक्टिविटी में बोला गया कि आप दांत को कैसे करना है, लेना है, आप छू कर महसूस कीजिए कि आपको सभी अलग अलग टाइप की चीज़ें दिख रही हैं। जैसे आपने लिया रोटी और सेब, तो आप रोटी को किस टाइप से काट रहे हैं और सेब को कैसे काट रहे हैं, तो आप इस एक्टिविटी को करके समझ सकते हैं। जैसे रोटी को आप काटेंगे तो आप ये जो साइड के 2 दांत है यहाँ से काटेंगे, बट सेब को आपको पता है कि आप आगे के दोनों दांतों से कट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दांत की जो है अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, समझ लीजिए। आपको पता है ह्यूमन बॉडी में 32 दांत होते हैं। 32 दांतों के जो है ये मतलब कि 16 ऊपर रहते हैं और 16 नीचे रहते हैं। 16 में से आप काउंट करिए, जो आगे के 2 दांत होते हैं, आगे के जो हमारे 2 इधर 2 इधर, टोटल 4 दांत है। हम ऊपर का आपको या नीचे में से किसी मान के चलिए, मान लीजिए हम यहाँ पर आपको नीचे के दांत के हिस्से के बारे में बता रहे हैं, तो ऊपर भी उतने ही होंगे। तो 4 दांत आगे होते हैं जिसे हम कृंतक बोलते हैं दोस्तों। कृंतक का मतलब उसके इंग्लिश में हम बोलते हैं इंसीजर। तो यहाँ पर जो हमारे 2 ठो लंबे लंबे नुकीले दांत होते हैं उसे हम बोलते हैं रदनक। रदनक का मतलब होता है कैनिन। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये जो पार्ट है, 2 दांत जो है, इसे हम हिंदी में कृंतक, रदनक, इसको बोलते हैं हम लोग अग्रचवर्णक, मतलब प्रीमोलर्स। और जो पीछे के 3 दांत होते हैं दोस्तों उसे हम बोलते हैं मोलर्स, यानी कि चवर्णक। तो ये हमारा कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक, चवर्णक यानी कि इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर्स, ये क्या होते हैं, हमारे दांत के टाइप्स है दोस्तों, और इनका अलग अलग काम भी होता है। कृंतक यानी आगे का दांत जो है वो हमारा क्या करता है, किसी चीज़ को काटना हो तो यहीं से करते हैं, कटिंग का काम। रत्नक का काम होता है, यानी कि कैनिन का काम होता है किसी चीज़ को नोचना, चीरना, फाड़ना। तो यहाँ पे जो हमारा अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर का काम होता है उसको चबाना। एंड जो पीछे के जो 3 दांत होते हैं ना, ये इनका काम होता है हमारे मोलर्स का, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम पीसना, मिक्स करना, ग्राइंडिंग इसका काम होता है। और दोस्तों दांत को याद करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है 21-23, जिसको हम 21-23 कहते हैं। ये जो 21-23 है ये पेयर्स में होते हैं। तो 21-23 का मतलब है कि 21 का मतलब है यहाँ पर 2 जोड़ी। तो आपको पता है 1 पेयर में 2 होते हैं, तो 2 जोड़ी में कितने होंगे, 4 होंगे। तो 21-23 दांत ऊपर होते हैं, 21-23 दांत नीचे होते हैं, यानी टोटल हो गए हमारे 32 दांत। देखिए यहाँ पर मैं समझा देती हूँ। 2 का मतलब यहाँ पे 4, क्योंकि ये 2 जोड़ी हैं। 1 का मतलब 2, 1 पेयर मतलब 2, यहाँ पे मतलब 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और इस जगह पे क्या हो गया, 6 हो गया। काउंट कीजिए तो आपको 16 दिखेंगे, ठीक है। 16 दांत यहाँ हो गए। और जो हमारे मतलब कि आप इसको काउंट करेंगे, यहाँ पे जैसे देखेंगे 4 4 8 और 8 8 16, तो 16 ऊपर 16 नीचे, टोटल 32 दांत होते हैं। और इसके अलावा दांत का काम क्या है, दांत में जो होते हैं ये पीसने का काम करते हैं। देन हम यहाँ देखते हैं दोस्तों लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होती है हमारे माउथ से क्या करते हैं, लार को बाहर निकालती है। लार को बाहर निकालने से क्या होता है कि हमारे जो भी फूड होते हैं ना, लार ग्रंथियाँ क्या करती हैं, हमारे भोजन को का जो भी रस होता है उसको शर्करा में बदलती है, भोजन के मंड को शर्करा में बदलती है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलती है। इसका एक्टिविटी के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पर 2 बीकर लीजिए और चावल लीजिए, उस चावल में क्या कीजिए, चावल को आप दांत, एक बीकर में लीजिए आप वैसे नॉर्मल उबला हुआ चावल, और एक चावल को दांत से पीस कर डालिए। तो आप क्या देखेंगे, जिसको आपने दांत से नहीं पीसा है उसमें दोनों में नमक डालेंगे, आयोडीन डालेंगे। आपको पता है स्टार्च का हमने परीक्षण किया है, क्लास 6 में देखा है हमने मंड का परीक्षण हम कैसे करते हैं। तो फिर देखेंगे जिसमें आपने नहीं चबाया दांत से उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, बट जिसको आपने दांत से चबा लिया उसमें स्टार्च नहीं है। क्यों? क्योंकि दांत में चबाने के बाद उसमें जो लार ग्रंथियां हैं ना, वो हमारे जो भी हमारा मंड था उसको शर्करा में बदल दी है, यानी जितने भी हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च है उसको हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया। तो ये काम होता है हमारी लार ग्रंथियों का। देन यहाँ पर हमें टीथ के बारे में बोला गया कि हमें अपने दांत दिन में 2 बार साफ़ करने चाहिए, ब्रश करनी चाहिए, ताकि हमारे दांत जो उसमें कीड़े ना लगे।
और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं लार ग्रंथियाँ। दोस्तों हमने क्या पढ़ा अभी तक, माउथ में हमने खाना लिया, दांत से हमने पीसा, लार के सहायता से हमने उसको क्या किया, उसमें मंड को शर्करा में यानी कि स्टार्च को हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, लार को मिलाने का काम जो है वो कौन करती है, हमारी जीभ करती है। ये जो टंग होती है ना, ये हमें बोलने में सहायता प्रदान करती है और हमें ये लार को मिलाने में सहायता प्रदान करती है और साथ ही खाने को निगलने में भी। साथ ही आप यहाँ पे देख रहे हैं जो जीभ है ये स्वाद ग्रंथियाँ भी बताती हैं। आगे का जो आप पोर्शन देख रहे हैं टिप पर जो होता है वो मीठा टेस्ट पता चलता है हमें, इसके पीछे वाले में हमें नमकीन का टेस्ट पता चलता है, देन इसके पीछे यहाँ पे हमें खट्टे का टेस्ट पता चलता है और यहाँ पर हमें कड़वाहट और जो भी कड़वा का मतलब जो नीम वाला कड़वा होता है वो भी, और जो तीखा होता है मिर्च वाला वो भी हमें यहीं पे पता चलता है पीछे से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीभ में किस टाइप की स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। तो एक्टिविटी में ये भी बोला गया आपसे कि आप चीनी का विलयन, नमक का घोल, नींबू का रस, पत्ती, नीम की पत्ती, करेले का रस तो लेकर के आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा स्वाद आपकी जीभ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये बताया गया। देन हम यहाँ पढ़ते हैं भोजन नली। भोजन नली क्या होती है, यह ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन आगे की ओर खिसकता है और संपूर्ण आहार नाल संकुचित रहता है और यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में कम आएगा, मैं डायग्राम से समझाती हूँ कि हमारा जो हमारा फूड पाइप है ना, वहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मोशन कहते हैं। आप क्लास 9th में पढ़ेंगे उसे, जिसे हिंदी में हम क्रमांक कुंचन गति कहते हैं। इस गति के कारण भोजन जो है ना वो आगे की ओर खसकता है और पीछे की ओर पचकते जाता है। तो आप देख रहे हैं ये फूड यहाँ पर था, देन यहाँ पर आया, फिर धीरे धीरे वो स्टमक में आता है। तो इसी टाइप से पूरी जो डाइजेस्टिव पार्ट होते हैं ना, सब में ये गति होती है, लेकिन कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम होती है। तो इस टाइप से भोजन जो है, आप फूड को देख रहे हैं कि ये फूड पाइप से होते हुए, ग्रसिका से होते हुए कहाँ पर आया, स्टमक में आया। अब हम देखते हैं स्टमक में क्या होता है। स्टमक में दोस्तों क्या होता है, एक थैली जैसी संरचना होती है, जे के फॉर्म में होती है। और स्टमक का काम होता है कि हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे दांत में हमने पीसा, इसके साथ ही स्टमक में कुछ एंजाइम्स होते हैं दोस्तों, HCl वगैरह पाया जाता है, पेप्सिन, रेनिन, HCl होता है, पेप्सिन होता है और रेनिन होता है और म्यूकस होता है। तो ये कुछ एंजाइम्स होते हैं, थोड़ा आपको टिपिकल लगेगा बट आप इसको समझ लीजिए। यही जो है ये स्टमक में डाइजेशन करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमने खाना क्या बहुत जल्दी जल्दी खा लिया, तो हम देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताई गई कि जैसे मान लीजिए आप खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते समय जो हमारी श्वास नली होती है, यानी जो हमारी फूड पाइप होती है, और साथ ही जो हमारी जो श्वास नली होती है जिसे हम एयर पाइप बोल सकते हैं, वो जो है ना दोनों एक ही जगह पर जुड़ी होती है। लेकिन एयर पाइप का काम होता है, श्वास नली का काम क्या होता है कि ये नासिका यानी नाक से आने वाली जो भी वायु होती है वो फेफड़ों तक ले जाती है और ग्रसिका के साथ साथ ही ये चलती है, यानी फूड पाइप के साथ ही चलती है। लेकिन आपने देखा होगा कि खाना खाने का जो पाइप है वो अलग है और सांस लेने का अलग है, पर हम अगर खाते समय बात करते हैं तो हमारी जो ये पाइप है ना, जहाँ पे कनेक्ट होती है वहाँ पर एक ढक्कन होता है एपिग्लॉटिस, वो खुल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमें खांसी आती है। तो हमें खाते समय बात नहीं करना चाहिए। हमें यही बताया गया यहाँ पर कि मतलब यहाँ पर क्या है, भोजन और श्वास नली की एक अलग अलग पाइप होती है। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारी फूड पाइप है उससे क्या हुआ, फूड आया और स्टमक के इंटरनल में क्या होता है, श्लेष्म होता है जिसे हम बोलते हैं म्यूकस, और साथ ही HCl होता है और कुछ पाचक रस होते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया ये पाचक रस पेप्सिन और रेनिन होते हैं। ये श्लेष्म क्या करते हैं, जो म्यूकस होते हैं ना, ये खाने को, जैसे हमारा क्या है बॉडी से HCl निकलता है, HCl का एक एसिड है, एसिड अगर निकलेगा तो जलन होगी, तो जलन को ना हो पेट में, हमारा एसिड बाहर ना निकले, उसके लिए म्यूकस क्या करता है, उसे हमारे जो स्टमक होता है वो बाउंड्री प्रोवाइड करता है कि HCl बाहर ना निकले। और साथ ही HCl का काम क्या होता है, हमारे जो भी खाने में जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करना होता है, और साथ ही यह क्या होता है, हमारे फूड के मीडियम को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। दोस्तों एसिडिक इसलिए बनाता है क्योंकि जो भी पाचक रस है ना वो एसिडिक फॉर्म में ही काम करते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर जो है स्टमक में क्या हो गया, डाइजेशन हुआ कुछ चीज़ों का। ठीक, अब जो बचा हुआ डाइजेशन है वो हम देखते हैं छोटी आंत में। ठीक, छोटी आंत में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लगभग क्या होती है
7 मीटर 7.5 मीटर लंबी होती है। नाम इसका छोटी आंत है बट लंबी ये ज़्यादा होती है, इसलिए इसको छोटी कहते हैं, क्योंकि इसकी मोटाई जो है, इसकी थिकनेस जो है वो बहुत ही कम होती, पतली सी होती है, इसलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं। और इंटेस्टाइन है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है कि यकृत यानी लीवर, अग्न्याशय यानी पेनक्रियास, इन दोनों से जो भी हमारा डाइजेस्टिव एलिमेंट जो भी एक्सक्रीट हुआ है, बाहर निकला है, वो इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो होती है ना, एक वो होती है, मतलब कि इसके अंदर एक संरचना होती है जिसको इंग्लिश में हम विलीज बोलते हैं और हिंदी में उसको हम बोलते हैं रसांकुर। उसकी वजह से खाना जो है वो अवशोषित होता है। उसके पहले आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए दोस्तों कि हमारा जो यकृत है ना, वो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। और यहाँ से पित्त रस यानी कि क्या निकलता है दोस्तों, यहाँ से बाइल जूस निकलता है। और बाइल जूस को इकट्ठा कौन करता है, पित्त रस जो है वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है और बनता कहाँ, यकृत में। यानी कि बाइल जूस जो है बनता लीवर में, लेकिन इकट्ठा होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। और पित्त रस जो है वो क्या करता है, अग्न्याशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है दोस्तों। अग्न्याशय मतलब यहाँ पर आप देखिए डायग्राम में, ये जो हमारा इस बना था यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दोस्तों, अग्न्याशय होता है, पत्ती जैसी संरचना होती है जिसकी, अग्न्याशय की। काफ़ी पीछे चला गया ये, हाँ देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अग्न्याशय। तो ये जो अग्न्याशय है ना दोस्तों, यही क्या है ह्यूमन बॉडी में, यहाँ हमारा जो आया लीवर और ये गॉल ब्लैडर, इनसे आया जो भी जूस वो गया हमारे किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में से, और साथ ही ये जो अग्न्याशय हमारा, यहाँ से भी गया, जो भी जूस निकला वो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। और आप इसको डायग्राम से समझ लीजिए दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, एक संरचना होती है उंगली के जैसे जिसको हम रसांकुर कहते हैं, जो कि जितने भी हमारे खाना है, जो भी हमारा डाइजेस्ट हुआ है, उसको अवशोषित कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर बचे हुए जो भी खाना होता है, खाना तो खैर यहाँ पर क्या है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन अगर आपसे पूछे कहाँ होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में। फिर बचा हुआ जो भी थोड़ा बहुत खाना है, खाना तो नहीं बचता, खैर खाना तो सब डाइजेस्ट हो चुका है, ले चुके हैं, एब्जॉर्ब हो चुका है। बड़ी आंत में क्या होता है कि थोड़े बहुत लवर जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं, और वाटर यानी जल, ये जो बचा हुआ होता है वो एक्सक्रीट मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। बाकी जो भी बचे हुए चीज़ें होती है, अवशिष्ट पदार्थ हैं, वो हमारे गुदा यानी एनएस के थ्रू बॉडी से धीरे धीरे बाहर निकालते रहते हैं। जैसे कि पर डे हम क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी से निकालते रहते हैं। तो ये हो गया पूरा डाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइजेशन कैसे हमने पढ़ लिया कि ये अग्न्याशय रस जो है यहाँ से निकला, और ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये छोटा फॉर्म क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और जो वसा यानी फैट होती है ना, वो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाती है, यानी वसी अम्ल और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाती है। और प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में, क्योंकि जैसे हमने जो खाना खाया है ना, कार्बोहाइड्रेट को हम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में नहीं डाइजेस्ट कर सकते, वो जब तक ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट होगा वो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं सकती है। तो इसलिए खाने को सरल रूप में बदलना बहुत ही ज़रूरी है, और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं डाइजेशन। यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक स्टमक के बारे में, स्टमक का अच्छे से आप फंक्शन समझ सकते हैं कि एक घटना हुई थी स्टमक की 1822 में। एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसको गोली लग गई थी। तो वहाँ पर एक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक थे जिनका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि वहाँ पर स्टमक में उसका उन्होंने ऑपरेशन करके देखा कि स्टमक में क्या है कि वो उसको अच्छे से नहीं जोड़े, स्टमक को क्या कि वहाँ पर बस ऐसे चिपका दिए। तो उनको दूर से दिखने लगा कि वहाँ पर खाना कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने ध्यान से देखा कि खाना क्या है, स्टमक में पीसने का काम होता है खाने को। यहाँ से उनको समझ में आया कि जो भी हमारा भोजन होता है ना, वो हमारा आमाशय में क्या होता है, स्टमक में उसको पीसने का काम किया जाता है। देन हम यहाँ पे देखते हैं कि छोटी आंत में अवशोषण कैसे होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि उंगली की जैसे संरचना होती है जिसे हम रसांकुर या इंग्लिश में विलीज कहते हैं, और इन्हीं की वजह से क्या होता है, डाइजेशन होता है दोस्तों। और डाइजेशन में यहाँ पे आप देख रहे हैं
कि कोशिकाओं में जो भी, जैसे हमारा डाइजेशन हो गया, अब हमारा ग्लूकोज जो है वो अब क्या होगा, विघटित होगा, यानी कि ब्रेक होगा। ग्लूकोज को आपको पता है C6H12O6 होता है, तो आपको पता है वहाँ से ऑक्सीजन की क्या होता है, ऑक्सीजन और की सहायता से क्या होगा, वो ब्रेक होगा ग्लूकोज, और कार्बोहाइड्रेट और वाटर में ब्रेक हो जाता है और वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो यहाँ से हमें क्या हुआ, एनर्जी मिलती है दोस्तों। कैसे, ग्लूकोज जब हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक हुआ तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, जिसकी वजह से हमें और साथ में एनर्जी मिली, जो कि लगभग हमारे 636 के अप्रॉक्स ATP एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर डाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे आपको वही चीज़ बताया गया कि लार्ज इंटेस्टाइन ये लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है और इसमें केवल यहाँ पर कुछ लवण और जल का अवशोषण होता है। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाकी चीज़ें हम अपनी बॉडी से निकाल देते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को। अब हम देखते हैं दोस्तों कि डाइजेशन जो है वो जंतुओं में कैसे होता है। जैसे कि जो घास खाने वाले जंतु होते हैं, क्योंकि वो तो हमारी तरह खाना नहीं खाते ना, रोटी सब्जी तो नहीं खाते हैं, क्योंकि वो जनरली खाते क्या है, खाते तो सब कुछ है, बट उनको मिलेगा कहाँ से, वो तो घास फूस ही खाते हैं ना। तो घास को वो पचाते कैसे, आज हम समझते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है जानवरों में। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जानवर क्या है, जुगाली करते हैं, जिसे हम कट बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जुगाली में क्या होता है, जब वे खाना नहीं खाते हैं तो धीरे धीरे आप देखते होंगे हमेशा उनका मुंह चलता रहता है। तो उनका जो धीरे धीरे मुंह चल रहा है ना, वही वो जुगाली करना कहते हैं उसको हम। और वास्तव में वो करते क्या है कि वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी खा लेते हैं और अपने स्टमक के एक पोर्शन में, एक भाग होता है उनका स्टमक में, एक हिस्सा होता है, वहाँ पे इकट्ठा करते हैं। और जिस भाग में ये इकट्ठा करते हैं ना, उसे हम रूमेन कहते हैं, और या हम उसको इंग्लिश में फर्स्ट स्टमक या फिर प्रथम आमाशय बोल सकते हैं। तो ये जो प्रथम आमाशय है ना, यहीं पर वो खाना क्या करता है, जल्दी जल्दी खाकर इकट्ठा कर लेता है। अभी उसने चबाया नहीं अच्छे से, बस ऐसे एक बार में चबा करके फिर इकट्ठा कर लिया, फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे चबाते हैं। दोस्तों रूमिनेंट जो होते हैं ना, रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। यहाँ पर आप देखिए, रूमिनेंट जो होता है ये जानवरों में ये होता है रूमिनेंट, इसके 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से, रूमेन होता है, देन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर होता है उसका ये अंधनाल, एक हम उसको बोलते हैं, फिर यहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर देन होता है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये पूरा पोर्शन जो है वो स्टमक है। तो स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है दोस्तों, यानी जिसे हम जुगाल या कड कहते हैं। तो आपको पता है आंशिक इसलिए, पार्शली इसलिए डाइजेशन हुआ है क्योंकि अभी पूरी तरह से थोड़ी डाइजेशन हुआ, अभी तो वो चबाएगा उसको धीरे धीरे, तब फिर उसके बाद क्या करता है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है जिसे वो चबाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोमंथन यानी जुगाली करना। और ऐसे जानवरों को हम बोलते हैं रूमिनेंट यानी रोमंथी। तो इस टाइप से होता है जानवरों में डाइजेशन, क्योंकि घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। और किसी भी रोमिनेंट या फिर जो भी रोमंथी जानवर होते हैं, जैसे कि भैंस हो गई, गाय हो गई, हिरन हो गई, उनमें रूमेन में क्या सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए जीवाणु पाए जाते हैं। ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन घास नहीं खाते हैं, तो इसलिए उनमें ऐसा जीवाणु नहीं पाया जाता। और जानवरों जैसे कि घोड़ा, खरगोश आदि में क्या होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैली नुमा रचना होती है जिसे हम अंधनाल कहते हैं। और भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा होता है, जो कि मनुष्य के आहार नाल में नहीं होता है। यहाँ पर डाइजेशन कैसे होता है दोस्तों, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में नहीं होते, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, घास वो नहीं खाता है। और लेकिन क्या होता है कि परंतु क्या होता है, ऐसे बहुत से जीव होते हैं। यहाँ पर आप उसको समझने से पहले आप एक बार ये समझ लीजिए कि ये क्या है, 4 पार्ट है। यहीं पे क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये अंधनाल है। यहीं पर क्या होता है, उसके बाद जो इनके बीच का पोर्शन है ना, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के, उसको हम बोलते हैं अंधनाल। फिर उसके बाद यहाँ पर भी वैसे ही होता है कि छोटी आंत में यानी कि अवशोषण होता है ज़्यादा, और बड़ी आंत में थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद यहाँ पर भी इनका भी रेक्टम और एनस होता है, उसके थ्रू बाहर निकल जाता है जो भी अनडाइजेस्ट फूड होता है, अपचित भोजन। फिर हम देखते हैं दोस्तों कि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनके मुंह नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें डाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा को आप देखिए, क्या इनका कोई स्ट्रक्चर पता चलता है? ये यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो इसमें क्या है, कोई स्ट्रक्चर नहीं, ना आँख है, ना मुंह है, ना नाक है। तो क्या ये कैसे खाना खाते हैं? तो इनका डाइजेशन कैसे होता है, चलिए इसको देखते हैं।
तो जैसे अमीबा क्या है, जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है, यानी वाटर में रहता है ये। और इसके साथ ही अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, जो कि एक उसके बीच में एक केंद्रक न्यूक्लियस होता है, और केंद्रक के बाहर एक बुलबुले की जैसी संरचना होती है जिसे हम धानियाँ कहते हैं। और अमीबा अपनी आकृति हमेशा बदलता रहता है, और ये एक उंगली के जैसे निकलता रहता है, जिसे हम इसके पादाब यानी कृत्रिम पाँव कह सकते हैं, जो कि इसको चलने में सहायता प्रदान करते हैं। और अमीबा जो है वो कुछ सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, उन्हीं को खाता है, और जब इसे भोजन का आभास होता है, जब इसे भूख लगती है, तो क्या करता है, ये खाद्य कणों के चारों ओर अपने पैरों को फैला देता है, निकाल देता है, और फिर उसे निगल जाता है भोजन, जो भी कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जीव है उसे, और फिर खाद्य पदार्थ उसकी रसधानी में, खाद्य धानी में फंस जाते हैं, और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होता है, जो कि ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल खाद्य पदार्थों में बदल देते हैं, और पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, और जो चीज़ उनको नहीं खानी होती है वो उसी खाद्य धानी से ही बाहर निकल जाती है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे केंद्रक है, ये जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर आप देख रहे हैं केंद्रक के चारों ओर एक संरचना है दोस्तों, जिसमें क्या उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसके अंदर इसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि अपने पाँव को जब चाहे निकाल सकता है, जिसे कृत्रिम पाँव कह सकते हैं उसको, वो जब चाहे निकाल सकता है, जब चाहे अंदर कर सकता है। जब उसको भूख लगती है तो वो चलता है और चल करके वहाँ जाता है, और जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी छोटे मोटे जीव हैं उनको खाता है। खाता क्या है कि इनकी रसधानियाँ उनको फंसा लेती हैं, अंदर जाती हैं, और फिर उनको क्या करती है, उनको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। फिर उसके बाद जो भी उनको जितना खाना होता है वो खाते हैं, और जो नहीं खाना होता है वो रसधानी से ही, खाद्य धानियों से ही बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो यहाँ इसमें हमने देखा कि अमीबा भी इस टाइप का डाइजेशन करता है, यानी सब जितने भी जीव हैं दोस्तों सभी को क्या डाइजेशन करना है, क्योंकि वो खाना खाएंगे तो डाइजेशन होना ही होना है, क्योंकि उनको भी अपना क्या है, अपना जीवन चलाना है, और उनको भी क्या करना है, अपनी वृद्धि करनी है। तो इस टाइप से हमने देखा कि सभी जितने भी प्राणी होते हैं उनमें भी डाइजेशन होता है, और कैसे होता है हमने ये भी देखा। देन यहाँ पर आपको कुछ दोस्तों आपने क्या सीखा, यहाँ पर वो दिखाया गया, जो जो हमने पढ़ा वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, और यहाँ पर कुछ अभ्यास दिए गए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, कि आपने कहाँ तक कितना समझा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।